गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट सेकंड की जो हमारी क्लास है जूलॉजी की, इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स के पेपर में पाइला की स्टडी कर रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने इसका हैबिट, हैबिटेट और इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर, वो स्टडी किया है। आज हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, देखिए पाइला के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र, वो सुविकसित प्रकार का पाया जाता है जो कि आहार नाल और पाचन ग्रंथि से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, आहार नाल किस प्रकार की होती है? पाइला में कुंडलित संरचना के रूप में होती है जो कि माउथ से लेकर एनस तक सिचुएटेड रहती है। ओके, आहार नाल की यदि हम संरचना देखें तो आहार नाल जो है वो 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स की बनी हुई होती है, 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन से भाग होते हैं? फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। इसके अंदर जो फॉरगट और मिडगट फॉरगट और हाइंडगट पार्ट होता है बच्चों, वो इंटरनली आंतरिक रूप से क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्मल लेयर से ओरिजिनेट होता है, डेवलप होता है। और मिडगट जो होती है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ओके, अब हम बात करें सबसे पहले फॉरगट की। देखिए फॉरगट जो रीजन होता है, जिसको हम अग्रांक भी कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन से संरचना एलिमेंट्री कैनाल की पाई जाती है? माउथ पाया जाता है, बक्कल मास और ईसोफेगस पाया जाता है। ओके, इसमें माउथ जो है एक चैम्बर होता है जिसके अंदर माउथ जो है वो ओपन होता है। ये चैम्बर क्या कहलाता है बच्चों? ये चैम्बर बक्कल कैविटी कहलाता है। और माउथ एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, वर्टिकल स्लिट होता है जो सिचुएटेड होता है, जो आपने देखा होगा जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था। पाइला को जो आगे का हिस्सा जो स्नाउट के रूप में उभरा हुआ रहता है, उसके वेंट्रल सरफेस पर एक वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग के रूप में माउथ पाया जाता है। ओके, और बक्कल कैविटी वह चैम्बर होता है जिसके अंदर की माउथ ओपन होता है। ये बक्कल कैविटी भी जो है वो क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहती है। ओके, देखिए ये बक्कल कैविटी जो होती है वो एक बहुत ही थिक वॉल, मोटी भित्ति वाले पियर शेप की संरचना के द्वारा जो है वो एनक्लोज रहती है, कवर्ड रहती है। और ये जो संरचना है वो क्या कहलाती है बच्चों? ये संरचना कहलाती है हमारा बक्कल मास। ओके, बक्कल मास जो है बच्चों, बक्कल मास के अंदर क्या होता है? देखिए बक्कल मास जो है उसके अंदर हमारा जो है बक्कल मास की जो बॉल है उसके अंदर मसल्स के कई बैंड्स पाए जाते हैं, मसल्स के कई सेट्स पाए जाते हैं। ओके, यदि हम मस्कुलेचर की बात करें बक्कल मास के, तो इसके अंदर जो प्रोटेक्टर मसल्स होती है वो अधिक सुविकसित होती है। और प्रोटेक्टर मसल्स की यदि हम बात करें प्रोटेक्टर मसल्स के अंदर इसके जो अपर सरफेस है बक्कल मास की, वहां पर जो है वो कौन कौन सी मसल्स पाई जाती है? इसके अंदर एक जो है वो मीडियन डॉर्सल मसल पाई जाती है इसके अंदर। ओके, और 3 जोड़ी इसके अंदर एंटीरो, 3 पेयर्स के अंदर इसके अंदर जो है वो एंटीरो लेटरल मसल्स होती है। ओके, और 2 पेयर्स इसके अंदर जो है वो डोर्सो लेटरल मसल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। सॉरी, पोस्टीरियर डोर्सो लेटरल मसल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, और निचली सतह की हम बात करें, लोअर सरफेस की बात करें, तो इसके अंदर लोअर सरफेस पे जो है वो 3 इसके अंदर एंटीरियर मसल्स पाई जाती हैं। और एक जोड़ी इसके अंदर क्या पाई जाती है? लंबी डोर्सो लेटरो वेंट्रल मसल्स पाई जाती है। ओके, इन बक्कल मास और इन पेशियों की गतियों के द्वारा ही इस बक्कल मास के अंदर प्रोट्रूशन, बहिर्सरण और अवनमन जो है वो डिप्रेशन की जो है वो क्रियाएं होती हैं। ओके, ये जो हमारा बक्कल कैविटी है बच्चों, उसका जो एंटीरियर पार्ट है बक्कल कैविटी का, एंटीरियर पार्ट जो बक्कल कैविटी का होता है बच्चों, वो जो है एक ट्यूबुलर संरचना के रूप में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ओके, और इस वेस्टिब्यूल के पीछे की तरफ क्या पाए जाते हैं? इसके पश्च भाग की तरफ जो है 2 जबड़े पाए जाते हैं जो कि जो बक्कल मास का जो रूफ होता है वहां से लटके हुए रहते हैं।
ओके, देखिए यहाँ पे आपको इसका डायग्राम समझ में आ रहा होगा। पाइलम ग्लोबोसा का ये हमने जो है वो जॉस का देखा है। ओके, ये दोनों जो जबड़े होते हैं जो कि वेस्टिब्यूल के पश्च भाग में स्थित होते हैं, ये क्यूटिकल झिल्ली के द्वारा आपस के अंदर जुड़े हुए रहते हैं और इनके जो जबड़े के जो अग्र काटने वाले किनारे होते हैं बच्चों, ये कटिंग एजेस जो दिख रहे हैं आगे के किनारे, ये क्या होते हैं, सीरेटेड होते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर असंख्य छोटे छोटे टीथ नुमा आउटग्रोथ पाई जाती हैं। ये जो जबड़े होते हैं ये पत्तियों को काटने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारी जो बक्कल कैविटी थी उसी की। देखिए बक्कल कैविटी के अंदर बिहाइंड द जॉज जो हमारे जबड़े हैं उनके पीछे की तरफ जो है लार्ज बक्कल कैविटी का जो है वो पिछला सिरा इसके अंदर आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो बक्कल कैविटी का पिछला सिरा है उस पिछले सिरे की तरफ एक जो फ्लोर है उस पर एक पेशी युक्त संरचना सिचुएटेड होती है। पेशी युक्त संरचना के रूप में जो है वो उभरा हुआ रहता है और ये रीजन जो होता है बक्कल कैविटी का वो क्या कहलाता है, ओडोंटोफोर कहलाता है। ये रीजन हमारा क्या कहलाता है, ओडोंटोफोर। ओके, ओडोंटोफोर जो है उसका जो फ्रंट पार्ट है ओडोंटोफोर का, और ये ओडोंटोफोर जो है बच्चों ये भी दो प्रकार की कार्टिलेज के द्वारा सपोर्टेड रहता है। इसके अंदर जो ओडोंटोफोर जो है उसमें एक जोड़ी ट्रायंगुलर शेप की इसके अंदर सुपीरियर कार्टिलेज पाई जाती है और नीचे की तरफ एक एस के आकार की इसके अंदर लेटरल कार्टिलेज के द्वारा ये सपोर्टेड रहता है। और इसका जो फ्रंट पार्ट है ओडोंटोफोर का वो वहां पर एक आउटग्रोथ पाई जाती है जिसको हम सब रेड्यूलर ऑर्गन कहते हैं। ओके, ये सब रेड्यूलर ऑर्गन जो होता है वो भोज्य पदार्थ जो भी है उनके कटिंग के अंदर हेल्प करता है। ओके, और ये सब रेड्यूलर ऑर्गन के पीछे की तरफ एक कैविटी पाई जाती है, एक नैरो स्पेस पाया जाता है जो सबलिंगुअल स्पेस कहलाता है। ओके, चले आगे। कार्टिलेज की जो हम बात कर रहे थे, ओडोंटोफोर हैज प्रोटेक्टर एंड डिटेक्टर मसल्स एंड टू पेयर्स ऑफ कार्टिलेज। One pair of triangular superior cartilage which project into the buccal cavity, buccal cavity में projected रहता है, और एक पेयर large S shape का lateral cartilage इसके अंदर पाया जाता है। ओके, यहाँ पे हम देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाया गया है। जो हम बात कर रहे थे अभी बक्कल कैविटी और बक्कल मास की, ओके, एंड बक्कल मास के मस्क्यूलेचर की, तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो है वो जंतु के माउथ की ओपनिंग है। ओके, और ये बक्कल कैविटी का वह भाग जो कि मोटी भित्ति के द्वारा एक पियर शेप की संरचना के द्वारा आवृत रहता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है बक्कल मास। ओके, बक्कल मास किस प्रकार का होता है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, पियर शेप का होता है। और इस बक्कल मास की जो बॉल है, मैंने अभी कहा था, वहां पे मसल्स के सेट्स पाए जाते हैं। यदि आप इसकी ऊपरी सतह पर देखो तो यहाँ पे हमें मसल्स के बैंड दिखाई दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पे एक जो है दिस इज द मीडियन डॉर्सल मसल्स। ओके, और लेटरल साइड्स में एंटीरियर रीजन की तरफ हम देखें तो यहाँ पे 3 जोड़ी एंटीरियर डोर्सोलेटरल मसल्स पाई जाती हैं। ओके, और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर पोस्टीरियर जो है एक जोड़ी पोस्टीरियर डोर्सोलेटरल मसल्स सिचुएटेड होती हैं। ओके, अब इन मसल्स के द्वारा ही बक्कल मास के अंदर जो है वो प्रोट्रूशन और डिप्रेशन जो है वो प्रोसेस होता है। ओके, आगे का प्रोसेस हम पहले थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं और कौन कौन सी संरचनाएं जो है वो जंतु के इसमें पाई जाती है। ओके, रेड्यूला, अब हम बात करेंगे रेड्यूला की। देखिए बक्कल कैविटी जो होती है उस बक्कल कैविटी के अंदर एक ब्राउन काइटिनस रिबन समान संरचना पाई जाती है बच्चों, और ये रिबन समान संरचना क्या कहलाती है, ये कहलाती है रेड्यूला। ओके, रेड्यूला जो है बच्चों, इस रेड्यूला के अंदर यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें रेड्यूला का, तो देखिए यहाँ पर आपको रेड्यूला का स्ट्रक्चर
दिस इज द रेडुला, जो बक्कल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है, रिबन समान संरचना होती है। इस रेडुला का जो अग्रभाग होता है, यहाँ पे पंखे के समान विंग्स लाइक फ्लैप्स पाए जाते हैं और ये फ्लैप्स जो है वो ओडोंटोफोर के टॉप के ऊपर एक लॉन्गिट्यूडनल रूप से फैले हुए रहते हैं। ओके, और इसकी पट्टीनुमा संरचना लगभग 2 mm चौड़े रेगुलर सैक के अंदर स्थित रहती है। ये जो रेडुला है बच्चों, इस रेडुला का निर्माण, जो ये रेडुलर सैक है, इसकी एपिथेलियल लाइनिंग के सिक्रेशन के द्वारा होता है। देखिए रेडुला, जैसा आपको इसमें दिखा होगा, रेडुला की जो ऊपरी सतह होती है, यहाँ पर ट्रांसवर्स रोज पाई जाती है। These are the transverse rows of the radula. Okay, और this is the strips of the radula. और जो ये बच्चों ट्रांसवर्स रोज होती है, इन ट्रांसवर्स रोज पर क्या पाए जाते हैं, प्रत्येक ट्रांसवर्स रोज पर जो है वो टीथ पाए जाते हैं। ओके, कौन कौन से टीथ इसके अंदर पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति के अंदर 7 टीथ पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक मीडियम रैकिडियन या जिसको हम सेंट्रल रैकिडियन भी कहते हैं, ये टीथ होता है। ओके, इसके दोनों साइड्स के अंदर जो है एक एक लेटरल मार्जिनल पाया जाता है और लेटरल मार्जिनल के साइड्स की तरफ जो है एक जोड़ी इनर मार्जिनल और एक जोड़ी आउटर मार्जिनल। इस प्रकार 7 टीथ जो है वो यहाँ पे रेडुला की ट्रांसवर्स रोज में सिचुएटेड होते हैं। ये जो रेडुलर टीथ होते हैं बच्चों, ये रेडुला, हम कहें कि रेडुला जो है वो इस ओडोंटोफोर के ऊपर और आगे पीछे सरक कर क्या करता है, अपने टीथ के द्वारा जो है वो भोजन को रेतने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ओके, समझ में आ गया? चले आगे, अब हम बात करेंगे ईसोफेगस की, जो हमारी फॉरगट का दूसरा पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ सिचुएटेड होता है? ईसोफेगस जो है, जो हमारा बक्कल मांस है, उसके डोर्सल तल पर एक ट्यूबुलर संरचना के रूप में ईसोफेगस पाया जाता है। ओके, देखिए जहां से ईसोफेगस की उत्पत्ति होती है बच्चों, वहां से एक पेयर राउंड व्हाइटिश कलर के पाउचनुमा संरचना पाई जाती है और ये पाउचनुमा संरचना क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी ईसोफेजियल पाउच। ओके, जिनको हम ईसोफेजियल पाउच कहते हैं, और ये ईसोफेजियल पाउच जो होती है, इनसे शॉर्ट डक्ट्स अराइज होती है, जो कहाँ पाई जाती है? बिलो द सलाइवरी ग्लैंड्स। एंड ये जो ईसोफेजियल पाउच की जो डक्ट्स होती हैं, ये जो ईसोफेजियल पाउच बेसिकली क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो है वो बक्कल कैविटी और ईसोफेगस की जो का जो जॉइंट वाला पॉइंट होता है, वहां पर ये जो है ईसोफेजियल पाउचेस अपना सिक्रीशंस जो है डक्ट के माध्यम से भेजते हैं। ओके, चले आगे, अब हम बात करेंगे। इसके अलावा देखिए ईसोफेजियल पाउच जो होती है वो एक प्रकार की टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड के संग्रहण का भी कार्य करते हैं। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन is brought about in the stomach by the enzymes produced by the salivary glands and esophageal pouches. Okay, अब हम बात करेंगे मिडगट की। मिडगट के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? स्टमक और इंटेस्टाइन। ओके, मिडगट के अंदर हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन ये 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। और स्टमक यदि हम देखें तो स्टमक जो है वो कहाँ पाया जाता है? देखिए ईसोफेगस जो होता है वो बक्कल मांस से निकलकर लेफ्ट साइड के अंदर विस्टरल मास जो हमारा पाया जाता है उसके अंदर एम्बेडेड रहता है। ओके, और इसी विस्टरल मास के अंदर बाईं ओर जो पेरिकार्डियम है उसके नीचे की तरफ स्टमक जो है वो एक ब्लाइंड पाउच के रूप में जो हमारा विस्टरल मास का जो रोल था, मेन रोल, उसके पोस्टीरियर लेटरल साइड्स के अंदर सिचुएटेड रहता है। ओके, यदि हम स्टमक की बात करें तो स्टमक जो होता है एक तरह के रेक्टेंगुलर सैक, डार्क रेड कलर का रेक्टेंगुलर सैक की नुमा संरचना होती है ये, और ये 2 चैम्बर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से चैम्बर्स? कार्डियक चैम्बर्स एंड पाइलोरिक चैम्बर। ओके, इसके अंदर जो ब्रॉड चैम्बर होता है वो कार्डियक चैम्बर होता है, ब्राउन कलर का होता है, और इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स पाए जाते हैं इसकी इनर सरफेस पे। ईसोफेगस जो होती है वो कार्डियक स्टमक के अंदर खुलती है।
पाइलोरिक स्टमक की बात करें हम पाइलोरिक चैम्बर की, तो ये नलिकाकार संरचना होता है और इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स नहीं बल्कि इसके अंदर इनर सरफेस पर ट्रांसवर्स फोर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, और पाइलोरिक चैम्बर की जो नीचे की भित्ति होती है बच्चों, उसकी बाहरी सतह से एक सेट नुमा संरचना, एक शॉर्ट बैग लाइक संरचना निकली रहती है और ये बैग लाइक संरचना क्या कहलाती है? ये संरचना सीकम कहलाती है। ओके, जो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसके अंदर जो है हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दो भागों का मिलकर पाचन तंत्र बना होता है। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है बच्चों, वो डक्ट्स कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक का जो जंक्शन होता है वहां पर ओपन होती है। ओके, अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइन की। देखिए, पाइलोरिक चैम्बर से एक ट्यूबुलर संरचना के रूप में इंटेस्टाइन जो है वो अराइज होती है और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ साथ बढ़कर ये जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर होता है वहां पर जो है वो वहां तक ये पाई जाती है और उसके बाद के अंदर जो है ये विस्ट्रल मास के अंदर नीचे की तरफ बढ़कर और गॉनेट्स और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके बीच के अंदर लगभग जो है वो 2.5 से 3 कॉइलिंग्स बनाकर उसके बाद के अंदर ये जो अगला जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है हाइंडगट जो रेक्टम से बना होता है उसके साथ जॉइंट हो जाती है। ओके, तो अब हम हाइंडगट की बात करेंगे। हाइंडगट का मुख्य जो भाग है वो रेक्टम होता है। रेक्टम जो है वो किस प्रकार का होता है? दिस इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, थिक वॉल ट्यूब के रूप में होता है। ये जो रेक्टम होता है वो हमारे जो मेंटल कैविटी का जो ब्रैंकियल चैम्बर है, जो राइट सुब्यूटिपोडियम है जहाँ पे ब्रैंकियल चैम्बर सिचुएटेड होता है, वहां पर ये टीनिडियम के नीचे उसके साथ साथ में जो है वो बढ़ता हुआ नीचे की तरफ जो है ये जो हमारा राइट सुब्यूटिपोडियम से लगभग सी के जो हमारा जो किनारा है उसके लगभग 6 mm ऊपर ये एक ओपनिंग होती है एनस, जिसके द्वारा रेक्टम जो है वो बॉडी के बाहर खुलता है। ओके, अब हम मेन डाइजेस्टिव जो इसके अंदर ग्लैंड्स पाई जाती हैं उसकी बात कर लेते हैं। मेन ग्लैंड कौन कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड्स। देखिए, 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाइला के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये जो हमारा बक्कल मास है बच्चों, बक्कल मास के दोनों तरफ जो है सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है और ये इसका कुछ भाग जो है इसोफेगस को कवर किए हुए रहता है। देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो ब्रांच संरचनाएं होती हैं जिनसे जो है प्रत्येक सलाइवरी ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है जो कि एक कॉमन सलाइवरी डक्ट के द्वारा बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होती है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो म्यूकस जो है वो सिक्रेट करती है और एंजाइम सिक्रेट करती है जो कि स्टार्च का पाचन करते हैं। ओके, जैसे आप लोगों को पता ही है कि जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम्स जो हैं वो स्टार्च का पाचन करते हैं। इसके अलावा म्यूकस जो निकलता है वो रेडुला जो और भोजन के ट्रांसपोर्टेशन को जो है उसमें हेल्प करता है और रेडुला को लुब्रिकेट करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड जिनको हम साधारणतः लीवर या हिपेटोपेनक्रियास भी कहते हैं, पाइला ग्लोबोसा के अंदर जो है ये ट्रायंगुलर प्लेट या कोन के रूप में संरचना पाई जाती है, जिसके अंदर जो है इसका आउटर मार्जिन जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है और इनर सरफेस जो है वो मोर और लेस चपटा इसके अंदर पाया जाता है। ग्लैंड की बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो ये ब्राउनिश या डर्टी ग्रीन कलर की ये ग्लैंड्स होती हैं। ओके, और बेसिकली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर जो है ये मुख्यतः 2 पालियों की बनी हुई रहती है और प्रत्येक पाली से एक वाहिनी निकलती है। तो 2 मेन डक्ट्स जो है अराइज होती है 2 मेन लोब्स ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड से, और ये जो डक्ट्स होती हैं वो स्टमक में खुलने से पहले जो है आपस के अंदर जुड़ के परस्पर जुड़ के कॉमन डक्ट बनाती हैं और एक कॉमन अपर्चर के द्वारा स्टमक के अंदर खुलती है। देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड की यदि हम एनाटॉमी देखें, संरचना देखें, तो ये जो है कई असंख्य फाइन ट्यूब्यूल्स की बनी हुई रहती है और ये ट्यूब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यूज द्वारा परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। ओके,
ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ में यूनाइट होके क्या बनाते हैं, लार्जर ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। और ये लार्जर ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो दो मेन डक्ट्स में कॉरस्पॉन्ड होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। और ये दो जो मेन डक्ट्स होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू मेन लॉब्स ऑफ द ग्लैंड्स, दोनों जो मुख्य पाली है ग्लैंड्स ही उससे संबंधित होती है। ओके, टर्मिनल पार्ट देखें, यदि हम ईच ट्यूब्यूल का जो हम फाइन ट्यूब्यूल्स की बात करें उनका जो टर्मिनल पार्ट यदि हम देखें तो वो किस प्रकार का होता है। इनका जो टर्मिनल पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की ट्यूब्यूल्स का वो ग्लैंडुलर होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, एल्वियोलस या एल्वियोलाई कहते हैं। और रेस्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स किस प्रकार की होती है, सिलिएटेड। जो ट्यूब्यूल्स का जो शेष भाग होता है वो सिलिएटेड होता है। ओके, और जो टर्मिनल पार्ट है वो ग्लैंडुलर होता है, एल्वियोलस कहलाता है। ओके, देखिए ये जो एल्वियोलाई हैं इनके अंदर 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं बच्चों, सिक्रीटरी सेल्स पाई जाती हैं, रिजॉर्प्टिव सेल्स पाई जाती है, कैल्केरियस सेल्स जिनको हम लाइम सेल्स कहते हैं, ये इसके अंदर पाई जाती हैं। या हम इन सेल्स की बनी हुई एपिथेलियम के द्वारा ये एल्वियोलाई आश्रित रहती हैं। देखिए सिक्रीटरी सेल्स की यदि हम बात करें तो सिक्रीटरी सेल्स जो है एक ब्राउन लिक्विड जो है वो प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं। ओके, और ये एंजाइम्स जो है वो सेलुलोज का पाचन करते हैं। ओके, रिजॉर्प्टिव सेल्स की हम बात करें तो रिजॉर्प्टिव सेल्स प्रोड्यूस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इन सेल्स के अंदर ये एंजाइम्स जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। और जो लाइम सेल्स होती हैं वो कैल्शियम फॉस्फोरस का फॉस्फेट का स्टोरेज करने का कार्य करती हैं। देखिए यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड का डायग्राम जो है वो दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे आपको ये जो पार्ट है ये जो पार्ट जो ओवरी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एंटीरियर एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, और दिस वन इज द पोस्टीरियर एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, एंड यहाँ पर ये असंख्य डक्ट्स दिखाई दे रही हैं, दिस आर द डक्ट्स ऑफ पोस्टीरियर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, एंड हियर इज द डक्ट्स ऑफ एंटीरियर डाइजेस्टिव ग्लैंड। इस प्रकार ये दो मुख्य पालियां होती हैं जिनसे परस्पर वाहिनियां निकलती हैं, और ये वाहिनियां जो है वो एक कॉमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो के रूप में जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर ओपन होती है, जहां पे हमारा कार्डियक और पाइलोरिक स्टमक का जो जंक्शन होता है वहां पर ये डाइजेस्टिव ग्लैंड ओपन होती है। ओके, अब हम बात करेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया है इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। अब बेसिक संरचना वापस हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे चलते हैं। जो अभी तक हमने डिस्कस किया है बच्चों वो हम इस संरचना के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ओके, हमने बक्कल मास पढ़ा। देखिए बक्कल मास के डोर्सल सरफेस से क्या राइज हो रहा है, डोर्सल सरफेस से ट्यूबुलर संरचना के रूप में ईसोफेगस अराइज होती है। ओके, और इस बक्कल मास के दोनों तरफ बाएं और दाएं क्या पाई जाती है, वन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं जो कि म्यूकस और सलाइवरी एंजाइम्स जो है वो स्रावित करती हैं। ओके, ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक कॉमन सलाइवरी डक्ट्स के द्वारा अपना सीक्रेशन कहाँ भेजती है बच्चों, बक्कल कैविटी के अंदर। ओके, और इसी सलाइवरी ग्लैंड के नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पाउच नुमा संरचना पाई जाती है जो ईसोफेजियल पाउच कहलाते हैं। ओके, ये ईसोफेजियल पाउच भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं। ओके, ईसोफेगस जो है वो बाएं तरफ बढ़ते विसरण मास के अंदर एम्बेडेड हो जाता है और आगे चलकर एक ये फूली हुई संरचना के रूप में जो है वो ओपन होता है, जो क्या कहलाता है बच्चों, वो स्टमक कहलाता है। ओके, देखिए स्टमक के अंदर आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे। इसका एक जो सेट लाइक जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कार्डियक स्टमक, जो भी हमने पढ़ा था। ओके, और जो ट्यूबुलर पार्ट है ये क्या कहलाता है, पाइलोरिक स्टमक। ओके, पाइलोरिक स्टमक की जो निचले की भित्ति है वहां के बाहरी सरफेस पे आउटग्रोथ पाई जाती है जो क्या कहला रही है, सीकम कहलाती है। ओके, सीकम आगे चल के इसके अंदर ओपन होता है, एक ट्यूबुलर संरचना इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। ये जो इंटेस्टाइन है बच्चों,
ये इंटेस्टाइन, गॉनेट्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बीच के अंदर 2-3 कॉइलिंग्स बना के इस जगह पे आगे जो है हाइंडगट के पार्ट रेक्टम के अंदर ओपन होती है। और जो रेक्टम है वो टीनिडिया जो हमारा ब्रैंकियल चैम्बर के साथ में जो सिचुएटेड था टीनिडिया, उसके साथ साथ नीचे की तरफ चल के जो राइट सुडोपोडियम है उसके किनारे के पास में एक ओपनिंग होती है जिसको हम एनस कहते हैं, उसके द्वारा बॉडी के बाहर खुलता है। ओके, तो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल का। अब हम फूड और फीडिंग की बात करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि पायला मुख्यतः सैकुलेंट प्लांट्स की जो पत्तियां होती है उसको भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। ओके, देखिए इसके जो बक्कल मांस है उसकी जो प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर पेशियों की क्रिया के द्वारा क्या होता है, इसका जॉ जो होता है वो जो इसका माउथ ओपनिंग होती है वहां तक आ जाता है, पौधों की पत्तियों को काटने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। और ओके, और इसी टाइम पे रेड्यूला भी जो है आगे की तरफ ओडोंटोफोर के आगे और पीछे की तरफ मूव करके क्या करता है, रेड्यूला के अंदर जो टीथ उपस्थित होते हैं उनकी सहायता से ये भोजन को रेतने का कार्य करता है। देखिए रेड्यूला के द्वारा जो ये दांतों की क्रिया के द्वारा जो स्मॉल फूड का स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर जो रेतने की क्रिया होती है, इस मूवमेंट को हम चैन सॉ मैकेनिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड जो होता है बिल्कुल बारीक कट जाता है, पिस जाता है और मैस्टिकेटेड हो जाता है इनसाइड द बक्कल कैविटी। ओके, अब हम बात करें डाइजेशन फूड का किस प्रकार का होता है। तो देखिए डाइजेशन जो होता है, सलाइवरी ग्लैंड जैसा मैंने बताया था अपने सिक्रीशंस को अपने डक्ट के माध्यम से बक्कल कैविटी के अंदर भेजती है, जहां पर ये सिक्रीशन जो होते हैं वो फूड के साथ में मिक्स कर दिए जाते हैं। यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड से स्रावित जो एंजाइम्स है वो स्टार्च का जो है वो पाचन करते हैं, और उसके बाद में जब फूड स्टमक के अंदर पहुंचता है तो यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के एंजाइम्स होते हैं वो वहां पे स्रावित किए जाते हैं, जो कि फूड का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। ओके, देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर जो सिक्रीशंस पाए जाते हैं वो वेरियस प्रकार के जो फूड्स है उनका डाइजेशन करते हैं, लेकिन जो सेलुलोज उस भोज्य पदार्थ के अंदर उपस्थित होता है उसका डाइजेशन कहाँ होता है बच्चों, रिजॉर्प्टिव सेल्स, जो हमने एल्वियोलाई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के एल्वियोलाई के अंदर पाए जाने वाली रिजॉर्प्टिव सेल्स के अंदर होता है। तो इस प्रकार के डाइजेशन को हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो पहला के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्टमक के अंदर होता है, और इंट्रासेलुलर जो कि रिजॉर्प्टिव सेल्स के अंदर पाया जाता है। इस दोनों ही प्रकार का पाचन इसके अंदर पाया जाता है। ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम मोलस्का। ओके, अब हम बात करें एब्जॉर्प्शन की। डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो मुख्यतः कहाँ होता है बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर, जो हमारी जो सेल्स होती हैं उसके अंदर, और कुछ मात्रा के अंदर जो इंटेस्टाइन जो है वहां पर जो है डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। और अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो अब रेक्टम के अंदर जो है वो टेम्पररी इकट्ठा किया जाता है और टाइम टू टाइम एनस के द्वारा शरीर से बाहर पास आउट कर दिया जाता है। तो आज ये हमने पाइला का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है।